काली बहू और जादुई आईना। ढोलकपुर गांव के एक अमीर घर में अभी पिछले साल ही रानी की शादी हुई थी। रानी उस घर की छोटी बहू थी, लेकिन उसे छोटी बहू का प्यार और मान सम्मान कभी नहीं मिल पाया, जिसका कारण रानी का काला रंग था, जिस वजह से उसे ससुराल में हमेशा ही ताने सुनने पड़ते थे। रानी की जेठानी रूपा का रंग गोरा था, इसलिए सब रूपा की खूब तारीफ करते थे। एक बार की बात है, रानी की नंद सुनीता की कुछ दिन बाद शादी होनी थी। सभी लोग शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे थे। चलिए मम्मी जी, मैं रेडी हो गई। आखिर इतनी सारी खरीदारी करनी है, बहुत वक्त लग जाएगा, इसीलिए अभी निकल जाते हैं। ठीक कह रही हो बहू। अरे ये सुनीता कहाँ रह गई? सुनीता जल्दी चलो बेटा। सबको शॉपिंग के लिए जाते देख रानी कहती है, मम्मी जी वो सुनीता अभी नहाने गई है, तब तक हम भी तैयार होकर आते हैं। हमें भी सुनीता की शादी में पहनने के लिए लहंगा खरीदना है। यह सुनकर रानी की सास और जेठानी दोनों हंसने लगती है। तू और लहंगा? अरे क्यों लहंगा पहनकर लहंगों की बेइज्जती करना चाहती हो? तुम्हें देखकर लोग लहंगा पहनना बंद कर देंगे, क्यों माँ जी? हाँ बहू, अरे क्या काली सी शक्ल लेकर लहंगा पहनेगी? लहंगा तो मेरी बहू रूपा पर ही जचता है। और हाँ खबरदार, जो बारात वाले दिन सुनीता के साथ किसी भी रस्म में नजर आई तो। अरे वहाँ इतने सारे मेहमान होंगे, अगर उन्हें ये पता चला कि इतने बड़े घर की छोटी बहू काली कलूटी है तो हमारी कितनी बदनामी होगी। वो तो मेरे बेटे की किस्मत फूटी थी जो तुझ जैसी काली को इस घर में ब्याह कर ले आई। इतने में सुनीता भी वहाँ आ जाती है। मैं रेडी होकर आ गई, चलो अब सब। तभी सुनीता भी रानी को देखकर उस पे तंज कसते हुए बोलती है, रानी भाभी प्लीज आप मत जाओ, मैं आपके लिए अच्छी सी साड़ी पसंद करके खुद ही ले आऊंगी। वैसे भी आप कितने भी अच्छी साड़ी क्यों ना पहन लो, लगनी तो ऐसे ही हो जैसी हो। मेरे कहने का मतलब तो आप समझ ही गई हो ना। चलो माँ, रूपा भाभी चलो। इतना बोलकर तीनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। इधर खुद की इतनी बेइज्जती होता देख रानी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। और यह पहली बार नहीं था जो रानी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया हो। रानी के साथ हमेशा इस घर में ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। अगर हमारा रंग काला है तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम हमेशा इस घर की अच्छी बहू बनने की कोशिश करते हैं। इन सब के बावजूद हमेशा रूपा भाभी को इतना सम्मान मिलता है और हमको हमेशा नीचा दिखाया जाता है। थोड़ी देर रोने के बाद रानी अपना आंसू पोंछकर घर के कामों में लग जाती है। वो इन सब बातों को नज़रअंदाज कर घर में सबका खूब अच्छे से ध्यान रखती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और सुनीता की शादी का दिन आ जाता है। सभी लोग बारात के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी सुनीता अपनी बड़ी भाभी से कहती है, रूपा भाभी प्लीज मेरी मदद करो ना। आप कोशिश करना कि रानी भाभी मेरे किसी फोटोज और वीडियोज में ना आ पाए, वरना मेरी सारी फोटोज खराब हो जाएगी। चिंता मत करो मेरी प्यारी नंद, आप बस शादी एंजॉय करो। मैं उस काली और कलमुही को आपके शादी के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। तभी रानी वहाँ आती है। रूपा भाभी बारात आ गई है, दुल्हन को मंडप में बुलाया है, आओ सुनीता। तभी रूपा बोलती है, अरे रानी हमारी प्यारी नंद को बहुत प्यास लग रही है, जरा किचन से फ्रिज में जाकर उसके लिए पानी ले आना, पता नहीं शादी में कितना वक्त लग जाए। हाँ दीदी हम अभी लेकर आते हैं। और फिर जैसे ही रानी किचन में पानी लेने जाती है तभी रूपा रानी को किचन में बंद कर देती है और फिर अकेले ही सुनीता की शादी अटेंड करती है। सभी खूब नाचते गाते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं, लेकिन किसी ने भी रानी के बारे में एक बार भी नहीं पूछा और ना ही उसे ढूंढने की कोशिश की। इसी तरह शादी का पूरा रात रानी को किचन में ही बिताना पड़ता है। रानी अपने प्रति घर वालों का ऐसा व्यवहार देखकर फूट फूट कर रोती है। सुबह जब सुनीता की विदाई हो जाने के बाद रानी का पति किचन में पानी लेने आता है तब बोलता है, रानी तुम किचन में क्या कर रही हो? बाहर शादी में क्यों नहीं आई? जी वो हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, दवाई की वजह से नींद आ गई थी और हम सो गए थे। अच्छा अब तो ठीक है ना तबीयत? जी अब हम ठीक हैं। पति के चले जाने के बाद रानी सोचती है
इस घर में हमारा कोई वजूद नहीं है। हर किसी को हमारे काले रंग की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, जिस वजह से हमें हमेशा अपना मुंह छुपा कर रखना पड़ता है। आखिर कब तक हम अपने मुंह को लोगों से छुपाते फिरेंगे? मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा। हमें अब एक पल भी यहाँ नहीं रहना, यही सबके लिए सही होगा। यह सोचकर रानी घर से निकल जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वह कहाँ जाए, क्या करे। तभी उसे सामने एक झील दिखाई देता है। इस तरह घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि हम एक ही बार में इस झील में कूदकर मर जाएं। हाँ, हम आज इस झील में कूदकर अपनी जान दे देंगे। रानी जैसे ही झील में कूदने वाली होती है, तभी वहाँ एक जादूगरनी आती है। अरे बेटा, तुम आत्महत्या क्यों करने जा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं, आत्महत्या करना बड़ा पाप करने के बराबर है। आखिर क्यों मरना चाहती हो, मुझे बताओ। हम अब आपको क्या बताएं? हम क्या करें ऐसी जिंदगी का जहाँ पर हमारी कोई कदर ही नहीं है। हमें छोड़ दीजिए, हम नहीं जीना चाहते। जब किसी को हमारी परवाह ही नहीं है, फिर हम जीकर क्या करेंगे? हमें मर जाने दीजिए। देखो बेटा, जिंदगी परमेश्वर का दिया सबसे अनमोल तोहफा है। इसे यूं खत्म करके उस परमेश्वर का अनादर मत करो। मुझे बताओ, क्या परेशानी है? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। फिर रानी उस जादूगरनी को अपने बारे में सब कुछ बताती है। यह सब सुनकर जादूगरनी कहती है, देखो बेटा, बाहरी सुंदरता से ज्यादा सुंदर इंसान का दिल से सुंदर होना होता है, और तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो। जिंदगी में कभी हार नहीं मानना। ये लो, ये एक जादुई आईना है। इस आईने की एक खास बात है, इसमें अगर कोई काला इंसान अपना चेहरा देखे तो उसका रंग गोरा हो जाता है, लेकिन कोई सुंदर और दुष्ट इंसान ने इसमें देखा तो वो 1 साल के लिए बदसूरत हो जाएगा। क्या सच में यह जादुई आईना है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से अब हमें भी अपने घर में मान सम्मान सब मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, यह आईना तो सिर्फ बाहरी सुंदरता बयां करती है, लेकिन जो इंसान मन से सुंदर होता है उसकी हर जगह प्रशंसा होती है। भले ही लोगों को यह समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जीत हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों की ही होती है। अब जाओ और हमेशा खुश रहो। रानी जैसे ही उस आईने में अपना चेहरा देखती है, वह हैरान रह जाती है। वह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। रानी खुशी खुशी वहाँ से आईना लेकर अपने घर आ जाती है। गांव पहुँचते ही हर किसी की नजर रानी पर ही थी। अरे ये देखो तो जरा, कौन है? कितनी सुंदर है। कोई हीरोइन है क्या? आज से पहले तो इसे यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ बिमला बहन, ये तो रूपा के घर की तरफ जा रही है। तभी रानी जब अपने घर पहुंचती है तो रूपा दरवाजा खोलती है। हाँ जी मैम, कहिए आपको किससे मिलना है? दीदी, हमको नहीं पहचाने? हम रानी हैं। हटिए, अब अंदर आने दीजिए मुझे। आप सबको पहले हमको अपने साथ ले जाने में परेशानी होती थी ना, अब देखिए मैं भी सुंदर हो गई। रूपा हैरानी से उसे देखते रह जाती है। माँ जी, माँ जी, जल्दी बाहर आओ। ये रानी को तो देखो, पता नहीं ये कहाँ से इतनी सुंदर होकर आ रही है। अरे रानी बेटा, ये एकदम से तुम्हारा रूप कैसे इतना निखर गया? और ये तुम्हारे हाथ में आईना जैसा क्या है? ये जादुई आईना है माँ जी, इसी से हमारा रंग इतना गोरा हो गया है। और फिर रानी अपनी सास को सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद रानी की सास को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दे बेटा, तूने मेरी आंखें खोल दी। आज तेरे जाने के बाद ही मुझे समझ आया कि तेरे बिना यह घर घर नहीं है। न तो आज मुझे टाइम से नाश्ता मिला और न ही खाना। आज मेरे बेटे को भी बिना खाए ही ऑफिस जाना पड़ा। आज मुझे समझ आ गया, सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता। इंसान का शकल और सूरत बस हमारे मन को लुभा सकता है, लेकिन सीरत आत्मा तक को प्रसन्न करता है। मैं अब कभी तुम में और रूपा में भेदभाव नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे बेटा। इधर रानी की सास रानी से बात कर ही रही थी कि उधर रूपा रानी का जादुई आईना उठा लेती है। ये रीना की बच्ची मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। ए आईना,
मुझे इससे और भी ज्यादा सुंदर बना दे। इतना बोलकर रूपा ने जैसे ही उस आईने में अपना मुंह देखा, वह चिल्लाकर आईने को फेंक देती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हो सकती, मैं इतनी बदसूरत नहीं हो सकती। दीदी, ये क्या किया आपने? यह तो जादुई आईना था, आपको इसमें नहीं देखना चाहिए था। हे भगवान। अब रूपा को अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। रूपा को उसकी गलती की सजा मिलती है और रूपा को पूरे 1 साल तक अपनी बदसूरती के साथ बिताना पड़ता है। रूपा पूरे 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकलती है, लेकिन रानी रूपा को कभी उसके बदसूरती के लिए नहीं चिढ़ाती है, बल्कि उसके हर काम में उसका साथ देती है। देख लिया रूपा, जिसको नीचा दिखाने का तूने एक मौका भी नहीं छोड़ा, आज वो तेरे लिए इतना सब कर रही है। मुझे माफ कर दो रानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो मेरी बहन। नहीं दीदी, आप हमसे माफी मत मांगिए, मैं पुरानी बातों को भूल चुकी हूँ, कृपया करके आप भी भूल जाइए। और वैसे भी कल आपकी इस बदसूरती का 1 साल पूरा होने वाला है, तो पुरानी बातों को भूलकर फिर से नई शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हो ऐसे ही फिर किसी नए मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।